हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा है। हमने टोटल 3 वीडियो लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुके हैं क्रैश कोर्स का। ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। ये 10 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद हम ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट जो 5 होगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। भोजन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कहाँ होगा, हम आपको बहुत आसान तरीका समझा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप लर्न करेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डाइजेस्टेड इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जिस भोजन का डाइजेशन हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोइजम होगा, ब्लड अथवा लिम्फ के माध्यम से। लेकिन किस तरह होगा, हम आपको यही बता रहा हूँ। 3 तरीके से होगा डाइजेशन। डाइजेशन एक तो पैसिव होगा, डाइजेशन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन मैं बता रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन 3 तरीके होगा। एक पैसिव होगा और दूसरा एक्टिव होगा, तीसरा क्या था, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। 3 ऐसे मैकेनिज्म होगा डाइजेशन के लिए होता है। तो हम आपको एक एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बताता हूँ। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन मतलब क्या होगा? हाई से लो। यहाँ पर हमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सिंपल डिफ्यूजन मीन्स क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड में पाया जाता है और डिपेंड कहाँ करता है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। ऐसा जो ब्लड में जो भी सब्सटेंस होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होगा। यहाँ पर एनर्जी कोई आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ पर हमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगा। सिंपली जो सब्सटेंस होगा उसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे स्मॉल अमाउंट में हम लेंगे मोनोसेक्राइड होगा। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज हो सकता है। फिर इसके बाद अमीनो एसिड होगा स्मॉल अमाउंट में। कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट में स्पेशली यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, क्लोराइड होगा। जो क्लोराइड होगा, यदि आपके क्वेश्चन में क्लोराइड आयन आपको दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे वो सिंपल डिफ्यूजन का ही क्वेश्चन है। तो क्लोराइड आयन होगा वो जनरली एब्जॉर्ब होगा सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन में जो भी सब्सटेंस होगा वो डिपेंड होता है अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हमारा कंप्लीट हो गया। और दूसरा हम आपको बताते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होगा। फैसिलिटेड जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैरियर प्रोटीन की मदद से होगा। और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट किस सब्सटेंस होगा? ग्लूकोज होगा और अमीनो एसिड, इनका एब्जॉर्ब होगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन द्वारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर कैरियर प्रोटीन मदद करते हैं। एक बार आपको विशेष ध्यान देना है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे अमीनो एसिड हो, ये तीनों तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ पर भी दिया है पैसिव प्रोसेस में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फैसिलिटेड वाले में ग्लूकोज अमीनो एसिड यहाँ पर भी दिया है। और एक्टिव वाले प्रोसेस में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ पर भी दिया है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये तीनों तरीके से होगा, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेड। तीनों तरीके से ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा। हमें पकड़ना कैसे है? यदि क्लोराइड आयन आपको दिखे क्वेश्चन में तो समझ जाएंगे वो सिंपल डिफ्यूजन का क्वेश्चन है। सिंपल डिफ्यूजन का उसका आंसर होगा। यदि आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है तो वहाँ पर क्लोराइड और सोडियम नहीं देगा, तो हम जान जाए अगर ग्लूकोज और अमीनो एसिड होगा सिर्फ। अगर तीनों दिया होगा आंसर, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेड, तीनों आंसर लगाएंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट दिया तो आप फैसिलिटेड आंसर लगाएंगे। हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं अब वाटर के बारे में। यहाँ पर जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसमें एनर्जी की आवश्यकता होगा, रिक्वायर द एनर्जी होगा। किस तरह? जैसे हमें समझना हो, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव किस तरह आप हम याद करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। यदि आप पहाड़ की चोटी से उतरेंगे, पहाड़ों से चोटी पे जब उतरेंगे डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा।
एक क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा। यदि आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं, टॉप, यदि आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगा। यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। टॉप से बॉटम तरफ जाते हैं, पहाड़ों की चोटी जब आप चढ़ते हैं, आपको एनर्जी खर्च करना होगा। ये प्रोसेस क्या होगा, यदि एनर्जी खर्च हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। क्लियर, ये एक्टिव प्रोसेस होगा। चलिए, अब एक्टिव पैसे हमने समझ गया। और देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस मॉलिक्यूल होगा, एक अमीनो एसिड होगा और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज होगा। और इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ सोडियम आयन, अगर सोडियम आयन प्रेजेंट है तो समझ जाइए कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव, यहाँ पर जो मैकेनिज्म दिया है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ही मैकेनिज्म द्वारा होता है। अब हम आपको बताते हैं फैट के बारे में। यहाँ पर जैसे फैट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये तो डायरेक्टली इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, इनको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इनके लिए एक रास्ता होता है, अगर इनको एब्जॉर्ब करना है, ये तो ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये फैट होगा, जैसे फैट मॉलिक्यूल होगा, उसको हम छोटे छोटे पहले टुकड़ों में चेंज कर लेंगे। जो फैट मॉलिक्यूल होगा उसके हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, माइसेस कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्मॉल जो ड्रॉपलेट होगा फैट का, उसको छोटे छोटे, सबसे पहले फैट को छोटे छोटे हम ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइसेस कहते हैं। फिर वही माइसेस अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पे मूव कर जाएगा। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मूव कर गया, लेकिन अभी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अभी ब्लड की धारा नहीं आ रहा है फैट। तो सबसे पहले अब इसके बाद क्या होगा, अब यही जो फैट है, अब यही जो फैट है, यही हमारा फैट है, और इस फैट के ऊपर क्या होगा, एक प्रोटीन का ऐसे कोट करवा दिया जाएगा। जो हमने रेड कलर दिखाया वो फैट है, जो ग्रीन कलर है प्रोटीन का कोट कर दिया जाएगा। बने संरचना को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। बने स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। क्लियर। अब यही काइलोमाइक्रॉन ब्लड या लिम्फ के माध्यम से जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए यही थ्योरी। अब क्या होगा, जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, जो फैट के दाने होंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल प्रोटीन ऊपर रिफॉर्म कर दिया जाएगा, कोट कर दिया जाएगा, घेर दिया जाएगा। जो फैट ग्लोब्यूल है, जो फैट के जो दाने हैं, उसके प्रोटीन को ऊपर ऐसे कोटेड कर दिया जाएगा, स्मॉल प्रोटीन का। बने संरचना को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। अब यही काइलोमाइक्रॉन बिलाई के लिम्फ वेसल्स अथवा लैक्टियल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। बिलाई अथवा लिम्फ वेसल अथवा लैक्टियल में ट्रांसपोर्ट करने के बाद, अब जो लिम्फ वेसल होगा, यहाँ पर लिम्फ वेसल रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब यही लिम्फ वेसल बाद में फिर रिलीज कर दिया जाएगा, ब्लड के स्ट्रीम, खून की धाराओं में भेज दिया जाएगा सब्सटेंस को, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा जब खून की धाराओं में चला गया। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ सब्सटेंस का एब्जॉर्ब हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, सबसे पहले माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होगा। यदि आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम आपको यहाँ पर चार्ट दिखा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का स्थान कहाँ कहाँ होगा। थोड़ा हम चार्ट को छोटा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो माउथ लिखा है, यहाँ माउथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना है, बक्कल कैविटी होना चाहिए, ये गलत लिखा है एनसीईआरटी ने। सबसे पहले यहाँ पर बक्कल कैविटी की बात करें, बक्कल कैविटी में क्या होता है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। और ड्रग किस तरह एब्जॉर्ब होगा, ड्रग क्या करता है, जो हमारे माउथ में जो म्यूकोजा होगा उसके कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो सकता है, या टंग के लोअर साइड पे
टंग के लोअर साइड पे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वहाँ पर मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। दूसरा क्या होता है एब्जॉर्प्शन, स्टमक में हम देखें किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होगा और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन। एल्कोहल में हो सकते हैं विस्की, ब्रांडी, रम, कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है, चाहे विस्की हो, चाहे ब्रांडी हो, चाहे रम हो, कोई सा भी। 3-4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, सारे एल्कोहल कोई आपसे पूछ लिया जाए, कोई सा भी एल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रिंसिपल आर्गन होगा जो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए एक प्रिंसिपल आर्गन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जब कंप्लीट यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फाइनल प्रोडक्ट जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जैसे फाइनल प्रोडक्ट जो डाइजेशन होगा किस रूप में होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, और यही एब्जॉर्ब होंगे म्यूकोजा में, और म्यूकोजा से फिर इसके बाद ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में चले जाएंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर होगा, कुछ मिनरल होंगे और ड्रग होगा। ड्रग का 3 जहाँ में एब्जॉर्प्शन देखने मिला है, एक तो मतलब हमारा माउथ में होगा, एक तो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, और एक हम आपको अभी समरी दिखाएंगे। और स्टमक में भी एक नया पॉइंट जोड़ दिया गया, स्टमक में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। अभी हम आपको लास्ट में समरी दिखाएंगे, वहाँ पर समरी दिया है 3 जहाँ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, अभी हम समरी हम आपको दिखा देंगे। अब एसिमिलेशन किसे कहते हैं, एसिमिलेशन उसे कहते हैं जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनको फाइनली टिश्यू पर पहुंचा दिया जाएगा, टिश्यू का उसको यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करके अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब जैसे डाइजेस्टिव वेस्टेज जो होगा वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया, जैसे जैसे डाइजेस्टिव जो वेस्टेज होंगे वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो सॉलिड 5 में चेंज हो जाएंगे। जब वही सॉलिड 5 क्या होगा, वही फीसिस होगा जो छिछी होता है, और वो जाके रेक्टम में पड़ा रहेगा। जैसे रेक्टम में जाएगा तो वहाँ पर मल भरेगा रेक्टम पे, तुरंत क्या होगा, ब्रेन के पास सूचना जाएगा, मालिक के पास सूचना जाएगा, न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाएगा। जब मालिक के पास सूचना जाएगा, मालिक तुरंत ऑर्डर देगा, इच्छा होगी, डिजायर है या अर्ग होगा, उसको रिमूव करने के लिए। क्लियर। अब जो इंजेस्टेड फीसेज हो गए उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से आउटसाइड करें, बाहर निकालेंगे एनल ओपनिंग के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं मल त्यागना। एनल ओपनिंग द्वारा यदि हम फीसेस को इगेशन करते हैं, आउटसाइड करते हैं बॉडी से, उसे हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। और जो भी डिफिकेशन जो प्रोसेस होगा इसको विशेष ध्यान देना है, ये वॉलंटरी प्रोसेस होगा, ये अपनी इच्छा के अनुसार होगा, वॉलंटरी प्रोसेस होगा। अगर जैसे हमारा हार्ट होगा वो इनवॉलंटरी होगा, हार्ट इनवॉलंटरी होगा क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार हार्ट नहीं धड़कता, हम कहे बेटा हार्ट धड़कना रुक, तो हार्ट धड़कना नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू धड़कता रहेगा। और उसी प्रकार अगर सोचो, अगर डिफिकेशन जो हम लैट्रिन पेशाब करते हैं अगर इनवॉलंटरी होगा तो हम पता नहीं रोड पे खड़े थे, कहीं शादी ब्याह में खड़े हैं, तो वहीं हमारा लैट्रिन पेशाब स्टार्ट हो जाता है, तब तो फंक्शन तो ऐसी तैसी लग जाती है। बस वहाँ पर यही इसलिए भगवान ने सोचा, इसलिए वॉलंटरी प्रोसेस यहाँ पर जरूरी है। और यहाँ पर क्या होगा, रेक्टम में मास्ट पेरिस्टाल्सिस होगा, बहुत तेजी से मतलब यहाँ पर सूचना ब्रेन के पास जाता है, भाई बहुत तेज से पेरिस्टाल्सिस होगा, जब बहुत तेजी से जब दबेगा तो खट्टिया से मल नीचे आ जाएगा जब आप लैट्रिन करेंगे। अब हम आपको बताते हैं डिसऑर्डर, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन डिसऑर्डर दिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं, क्या क्या बीमारी होती है। तो सबसे कॉमन बीमारी होती है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो हम इसको ध्यान नहीं देते इस लाइन पे, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन तक हमारे हाथों के सूजन आ जाता है। और सूजन किसकी वजह से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लामेशन और भी तरीके से होता है, किसके इन्फेक्शन से, इससे पैरासाइट कोई इन्फेक्शन कर जाए, पैरासाइट में जैसे टेपवार्म हुआ, राउंड वार्म हुआ, थ्रेड वार्म हुआ, हुकवार्म, पिनवार्म, इस सब इनके इन्फेक्शन से हमारे इंटेस्टाइन में सूजन आ जाता है। जॉन्डिस बात करते हैं, जॉन्डिस जिसे कहते हैं पीलिया, हिंदी में कहते हैं बीमारी हो जाता है, इसमें सबसे पहले लीवर अफेक्ट होगा,
उसके साथ साथ हमारी जो स्किन, हमारी आंखें पीला कलर हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि पीला हो चुका है। और जॉन्डिस होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट डिपोजिट हो गया, निकल ही नहीं रहा बॉडी से, तो जॉन्डिस हो जाएगा। वोमिटिंग, उल्टी, उल्टी किसे कहते हैं? वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है? इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट दो द माउथ। जो स्टमक में जो भोजन पड़े हैं, यदि माउथ से भोजन बाहर निकल जा रहे हैं तो उसे उल्टी कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। ये तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ये तो अचानक होता है। और कंट्रोल कौन करता है? मेडुला के वोमिट सेंटर। और जब हमें उल्टी होने होगा तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? फीलिंग नासिया प्रीसीड वोमिटिंग। सबसे पहले हमारा नाजिया बने जी घबरा, मतलब जी मचलाना। सबसे पहले हमारा जी मचलाएगा। प्रीसीड माने पहले, नाजिया माने जी मचलाना, वोमिटिंग माने उल्टी। पहले हमें अनुभव होगा जी मचलाने का, फिर इसके बाद हम उल्टी करेंगे। और डायरिया, डाई में दो, रिया माने बहना। यदि आपको 2 बार से ज़्यादा लैट्रिन लग रहा है तो समझ जाइए डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉबल मूवमेंट। बॉबल मूवमेंट माने क्या होगा? पेरिस्टासिस। यहाँ पर जो बॉबल मूवमेंट लिखा है इसका मतलब पेरिस्टासिस होगा। जो पेरिस्टासिस वो एबनॉर्मल तरीके से हो गया है। अभी जब एबनॉर्मल तरीके से पेरिस्टासिस होगा तो इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इन डायरिया। और डायरिया में ये होता है रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरिया में भोजन का एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन माने कब्ज। कॉन्स्टिपेशन माने कब्ज होता है। कब्ज में क्या होगा? जो हमारा कोलोन होता है, कोलोन में ऐसे जो मलबा होता है वैसे स्टोर रहता है, टीएमटी सरिया पूरा बन जाता है रहते रहते। अरे 2 दिन से हमें लैट्रिन नहीं हो रही, बस यही होता है। क्या होता है? रिटेन द फीसेज विथ इन द कोलन। प्रोबेबल मोमेंट मीन्स क्या होता है? पेरिस्टासिस। पेरिस्टासिस यहाँ पर क्या होगा? इरेगुलर हो गया। जैसे दिन भर में अगर 10 बार पेरिस्टासिस हो रहा था तो दिन भर में एक ही बार पेरिस्टासिस हो रहा है। क्रमकुंचन, जब पेरिस्टासिस होगा ही नहीं तो स्वाभाविक बात है तो कोलन में मल स्टोर ही होगा, तो स्वाभाविक बात है हमें कब्ज होगा। अब हम पढ़ते हैं इंडाइजेशन, अपच। इंडाइजेशन मीन्स अपच होता है। अपच जैसे हम शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो या तो ठूस के हम खाना खा लिए, इंडाइजेशन एक ही कारण होता है। या तो हम गए, मसाला अच्छा नहीं था तभी हम पनीर खा लिए, वहाँ पर मसाले की वजह से, गड़बड़ी की वजह से। या तो हमने ज़्यादा खाना खा लिया है, या तो हमने पार्टी में गए या होटल में गए और हमें बासी खाना खवा दिया है, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो चलिए बहुत सारा इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन इसलिए पार्टी में जाओ या होटल में जाओ सोच समझ खाना खाओ। इंडाइजेशन, अपच। तो इसमें क्या होता है? भोजन जो होती है ये प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट भरा भरा सा नजर आएगा, फीलिंग ऑफ द फुलनेस। और डाइजेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन है। जब अपच हो जाएगा, एंजाइम का सिक्रीशन ही नहीं होगा, एनॉक्सिटी, चिड़चिड़ापन, मन नहीं लगेगा, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी, ज़्यादा खाने से होगा, मसाला ज़्यादा खाने से होगा, बासी खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? सोफिया, एक हम ट्रिक बता रहा हूँ। सोफिया कैसे याद करेंगे इंडाइजेशन के लिए? सोफिया। एस फॉर क्या हो जाएगा? स्पाइसी फूड, ओ फॉर ओवर ईटिंग, एफ फॉर हो जाएगा फूड पॉइजनिंग, और आई फॉर क्या होगा? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, ए फॉर एनॉक्सिटी, चिड़चिड़ापन हो जाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। अब हम आपको बताते हैं पेम। पेम का सबसे पहले आप फार्मूला पढ़िए, फुल फॉर्म पढ़िए, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। पेम जो होती है ये 2 चीज़ की कमी इस वजह से होता है। पेम जो बीमारी होती है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, 2 तरीके से कमी हो, 2 चीज़ कमी की वजह से होता है। फर्स्ट प्रोटीन, दूसरा नंबर क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कमी हो जाती है। कैलोरी मतलब क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 2 चीज़ की कमी होती है। एक कंडीशन हमें कहाँ पर देखने मिलता है? कुछ अंडर डेवलपमेंट कंट्री होंगे जो अभी विकासशील देश नहीं हुए हैं, अंडर डेवलपमेंट कंट्री जहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है। कौन कौन होते हैं? एक साउथ हुआ, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। वहाँ पर हमें पेम की कंडीशन देखने मिलती है, मल न्यूट्रिशन का हमें कंडीशन देखने मिलता है। ज़्यादातर हमें ये देखा गया है
ज़्यादातर ये हमें देखा गया है, कुछ ऐसे ज़्यादातर ऐसे पॉपुलेशन होते हैं, उस सूखे कारण सूखा पड़ गया, फेमाइन अकाल पड़ गया, पॉलिटिकल टर्माइल राजनीतिक उथल-पुथल हो गया। ये कंडीशन हमें कहाँ पर देखना मिलेगा? अगर ये कंडीशन आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, राजनीतिक उथल-पुथल, ज़्यादातर पॉपुलेशन प्रोटीन का जो malnutrition शिकार होते हैं, इन्हीं सब कारणों से होता है। और इसमें एक देश एक एक कंडीशन इसमें दिखाया गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी क्या थी? इसमें क्या होगा, बांग्लादेश में जब लिबरेशन वार, जब इसमें युद्ध हुआ था, युद्ध के कारण इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो गई। लोग खाने बिना परेशान हो गए थे। प्रोटीन इनकी जो भी भोजन था, प्रोटीन में कमी हो गई थी। क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भूखमरी शिकार हो गया था। तो भूखमरी शिकार की वजह से वहाँ पर प्रोटीन की काफ़ी कमी देखने मिला। और एक इथियोपिया हुआ, इथियोपिया में क्या होगा, मिड 80 में यहाँ पर सूखा पड़ गया। तब यहाँ पर प्रोटीन की कमी हमें देखने मिलेगी। पीएम का शिकार यहाँ पर भी मिलेंगे थे। जो पीएम अफेक्ट्स इन्फेंट और चिल्ड्रेन दोनों में होता है, सोचो। और इसी की वजह से दो बीमारियां होता है, एक मैरामस और एक क्वाशरकोर बीमारी होती है। और मैरामस में क्या होगा, मैरामस में हिंदी में समझिए बच्चा मर जाएगा। आप इस तरह दिमाग में रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैरामस और क्वाशरकोर में कैसे डिफरेंस करेंगे। मैरामस में अगर बच्चा मर जाएगा, इसका मतलब बच्चा 1 साल से कम का एज होना चाहिए। जो मैरामस बीमारी होगा, वो बच्चा का एज 1 साल से कम होगा। मैरामस में मर जाएगा, इसका मतलब इसमें सब कुछ कमी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रोटीन की भी कमी हो जाएगा और कैलोरी, दो चीज़ की इसमें कमी हो जाएगी। क्योंकि बच्चा मरेगा तो स्वाभाविक बात दोनों चीज़ कमी होगी। आप इस तरह दिमाग में रखिए। एक ही साथ साइमल्टेनियसली इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी। और जो मैरामस बीमारी होगा, मैरामस जो बीमारी होता है वो हमेशा इन्फेंट लेस देन ए ईयर इन एज, मतलब 1 साल से बच्चा कम एज का होगा, उसी को मैरामस बीमारी होगा। और होने का कारण क्या था, जो बच्चा अपनी मम्मी का दूध पी रहा था, अब उसे मम्मी का दूध नहीं मिला। अब उसके स्थान पे जो भी भोजन मिला था, उसके भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की बहुत ज़्यादा कमी थी। और इस कमी के कारण बच्चे में सबसे बड़ी समस्या हुई। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मदर, अभी बच्चा 1 साल से कम ही है एज का था, तो जो मम्मी थी उसकी दूसरी प्रेगनेंसी हो गई थी या दूसरा बच्चा पैदा हो गया था। अभी जबकि पहला जो बच्चा था ओल्डर, मतलब पहला जो बच्चा था उसका अभी बहुत कम एज है। ये भी एक कारण हो सकता है, मैरामस का शिकार हो सकता है। और मैरामस में ये भी देखा गया है, यदि प्रोटीन की डिफिशियंसी होगा, जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होने की वजह से इसमें ग्रोथ और रिप्लेसमेंट होगा टिश्यू का, इम्पेयर ग्रोथ, इसमें ग्रोथ ही नहीं होगा। और रिप्लेसमेंट टिश्यू प्रोटीन, यहाँ पर जो प्रोटीन होगी वहाँ से रिप्लेसमेंट होगा। कभी मैरामस में ऐसे बच्चे को देखोगे पूरा पसली पसली दिखता है, जैसे मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मेरा सब कुछ कहीं नहीं दिख रहा है, पसली जो रिस्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैरामस जो बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं, उनका पूरा एक ही रिप्स आप गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन जो टिश्यू था उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। और एक्सट्रीम इमेसिएशन, पूरा दुबला हो जाएगा बॉडी, एक्सट्रीम इमेसिएशन, पूरा बॉडी दुबला हो जाएगा। थिनिंग लिम्ब, हाथ पैर एकदम पतला हो जाएंगे। स्किन क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, पतला हो जाएगा, रिंकल, पूरा झुर्री पड़ जाएंगे। और ग्रोथ रेट जो एंड बॉडी वेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्रेन और मेंटल का क्या, पूरा इम्पेयर हो जाएगा, पूरा अफेक्ट ही हो जाएगा। अब हम आपको क्वाशरकोर के बारे में बताते हैं। क्वाशरकोर में क्या होगा, क्वाशरकोर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। इसमें क्या होगा, कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है। अनकम्प्लाइज बाई कैलोरी डिफिशियंसी, मतलब यहाँ पर कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है। क्वाशरकोर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। क्वाशरकोर में क्या होगा, क्वाशरकर में क्या होगा,
इसमें ये भी था, अभी बच्चा दूध पी रहा था मम्मी का, अब बच्चे को दूध ना दे करके, अब उसका बच्चे को दूध मिल रहा था, अब उन्होंने क्या किया, मदर ने बच्चे का दूध बंद कर दिया। बच्चे का दूध जब बंद करने के बाद उसको ऐसा भोजन दे दिया गया जहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा कैलोरी थी और प्रोटीन उसके भोजन में कम था। और जो भी क्वाशरकोर बीमारी था, क्वाशरकर जो बीमारी था, वो हमेशा 1 साल से ज़्यादा बच्चों में होता है। इसको विशेष ध्यान देना है। मायरामस बच्चा मर जाएगा, उसमें हमेशा 1 साल से 1 साल के अंदर अंदर होगा बच्चा हो, उसमें दोनों चीज़ कमी होगी। जबकि क्वाशरकर में जो बच्चा होगा उसका 1 साल से ज़्यादा एज होगा, उसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी, कैलोरी की डिफिशिएंसी नहीं होगी, उसके बॉडी में कैलोरी मात्रा ज़्यादा था और प्रोटीन कम था। और हम देखते हैं मायरामस के समान मायरामस की कुछ सिमिलरिटी भी होती है क्वाशरकोर में। किस तरह सिमिलरिटी होती है? वेस्टिंग मसल्स, थिनिंग ऑफ द लिंग, हाथ पैर पतला हो जाते हैं, फेलर द ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। और क्वाशरकोर से किस तरह डिफरेंट है? जो मायरामस बीमारी है वो क्वाशरकोर से किस तरह डिफरेंट है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होगा, फैट जो होती है स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, क्योंकि जो पूरा पेटू हो जाता है। कभी ऐसे देखा है मैंने, हमें खुद ऐसे बच्चे को देखा है कि पेटू हो जाता है, मतलब पेट बहुत ज़्यादा, अभी 12-13 साल का है बच्चा है, लगता है कि 30 साल का बच्चा हो गया, उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला जाता है। फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। और क्या होगा, एक्सटेंसिव ओइडेमा हो जाएगा। और ओइडेमा मीन्स क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। एक्सटेंसिव ओइडेमा मीन्स क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट में स्वेलिंग हो जाता है। अब चलो हम देख लेते हैं समरी में क्या। समरी तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर एक लाइन हम अभी आपको बता रहे थे। देखिए यहाँ पर जो स्टमक था, अभी हम क्या बताए थे, अभी हम आपको जो हमारा, देखिए जो स्टमक था, स्टमक में क्या होगा, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ रखे हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक मेडिसिन का भी एब्जॉर्प्शन, एक नई लाइन है हमने बताया नहीं, मेडिसिन मतलब ड्रग। अभी हमने बताया था जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन था, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन था, और दूसरा बक्कल कैविटी या माउथ, और तीसरा क्या होता है, स्टमक में। 3 यहाँ ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमने देखने को मिला। अब यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ चुका है, अब यहाँ पर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको यहाँ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन यहाँ देते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग, पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस कंटेन। गैस्ट्रिक जूस कंटेन में क्या होगा, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, 3 चीज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, सकस एंटेरिकस का नेम क्या होगा, उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और इसको हम चलो हम मैच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बाइल में पाया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एमाइलेज होगा, डाइजेशन ऑफ फैट लाइपेज होगा, और सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा क्रैश कोर्स का लास्ट पार्ट था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 7 होगा, 17 होगा, 17 होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट 5 का। उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह आप लर्न करेंगे, और मेन पॉइंट क्या होगा और स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हमारा क्रैश कोर्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फिर से हम एक ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर हम डिटेल पढ़ाएंगे। ये तो हमारा क्रैश कोर्स है, इसी की वजह से थोड़ा सा इसमें स्पीड भी है। यदि आप, जैसे हमारा 4 लेक्चर हो गया, मात्र यदि आप 2x करके देखेंगे, फर्स्ट बार आप 2x करके देखेंगे तो आपको मात्र 50 मिनट या 55 मिनट में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 50 मिनट में। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।